चलो चैप्टर 1 का सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर में वैसे तो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है? एटॉमिक साइज, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज हो चुका है, तो अब हम लोग आज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड होता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आज करना है। स्टार्ट करूँ? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अब इसे समझाने के लिए कुछ टर्म्स मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। जल्दी से बताओ, ऐसे कौन से एटम्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं? कौन होता है? मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सिर्फ मेटल ही होता है ना, या नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं? अब ये बताओ, मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल देते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ऐसे तो नॉन मेटल भी कर सकते हैं ना। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं ना जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 5 6 7। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है ना। मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 5 6 7। अभी तुमने बोला इन्हें स्टेबल होना है, क्या होना है? तो स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ठीक है, स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो ये क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का। किसका एग्जांपल ले रही हूँ? सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। सही है ना। अब उसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8। तो उसके लिए क्या करेगा? इसके लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? निकाल दे। यही तो हो सकता है। उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? उसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इसके लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी, और वो यहाँ पे पॉसिबल इसीलिए सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनकी यही कहानी होती है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए आसानी से 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? कोई भी एटम जो होता है ना, कोई भी एटम आप ले लो, ठीक है, वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल सकता है या फिर ले सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना कभी निकाले जा सकते हैं और ना कभी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए ये मेटल्स क्या करते हैं? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब सुनो जरा, मेटल है, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि जो मेटल्स होता है क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। ठीक है, और जब वो मेटल को निकाल देते हैं तो किस में कन्वर्ट होंगे? नेगेटिव आयन में या पॉजिटिव आयन में? पॉजिटिव आयन में। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? और उसे हम क्या कहने लगते हैं? कैटायन। क्या कहने लगते हैं? अब मैं ना कोई भी एक ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो कि मेरे पास X एक एटम था, ठीक है, X मेरे पास एक एटम था। अब इसके आउटर, ऐसे ही मैंने कुछ भी रैंडमली कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। सही है, 2, 8, 8, 1। अब मैं क्या कर रही हूँ? उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मुझे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब जरा देखो, आपका ऐसा होता है ना, बीच में क्या होता है, और उसके चारों तरफ क्या होती है? सर्कुलर ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन। और क्या प्रेजेंट होते हैं? अब ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसे नेक्स्ट वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। फिर ऐसे एक और ऑर्बिट होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फिर 8।
और फिर एक ऑर्बिट होगी और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, सही है ना। अब बताओ इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इससे तो कोई इफेक्ट होने नहीं वाला। पर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्या करना है, तो क्या तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा ना बाहर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, दोबारा समझाऊं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आप इसे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, बट आप एग्जाम में क्या लिखोगे फिर वो भी बताती हूँ। सिंपल लैंग्वेज की कहानी ये है कि किसी भी एटम में से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आ गया। अब प्रॉपर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को एक्चुअल में एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है उसके बारे में बात करते हैं। सुनो, मेरे को क्या करना है, एक एटम में से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, यही तो कर रही हूँ ना। और जब आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है। अब ये कैसा एटम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये एटम होना चाहिए गैसियस स्टेट में। कैसा, हम गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए, ठीक है। साथ में ये होना चाहिए न्यूट्रल। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई भी चार्ज अवेलेबल ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, समझ गए। तो पॉइंट ये है कि जब आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिखोगे तो आप लिखोगे जब हम किसी गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में से, समझ गए, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, गैस और न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम किसी गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैटायन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले ये एटम था, इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा करने में हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए क्या मेरी बात। अब एक बार तुम लोग अपनी बुक की डेफिनेशन को रीड कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, सही है, हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए हम लिखेंगे वो एनर्जी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, न्यूट्रल गैसियस लिखना जरूरी है, ठीक है। टू एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो अब आप लोग बताओ, एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है ना, तो वो रिएक्टेंट साइड में आएगा, प्रोडक्ट साइड में आएगा, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ गए। तो जब मैं अपने एटम को आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दूंगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो कि जब मैंने अपने एटम को आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये पॉजिटिव गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताओ जल्दी से, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ आ गई, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज किस किस बात पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड कर रहा था, और न्यूक्लियर चार्ज, सही है ना, सही है ना। हमारा जो एटॉमिक साइज था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ शेल्स पे, और किस पे डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज पे। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी कहानी होने वाली है।
हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो पहला आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा एटॉमिक साइज। ठीक है, तो मेरा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर। तो हम सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? अब मुझे जल्दी से बताओ, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा था या घट रहा था? इंक्रीज हो रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा था? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे थे। तो देखो, पहले न्यूक्लियस होगा, फिर एक शेल होगी, फिर न्यूक्लियस होगा, फिर दो शेल हो जाएंगी, फिर न्यूक्लियस होगा और कितनी शेल हो जाएंगी? तो ऐसे ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सही कहा, गलत कहा? पक्का? अब देखो, हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल से निकालते हो, और सबसे बाहर वाली शेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब मुझे बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ से या यहाँ से? सबसे ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ न्यूक्लियस के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट वाले में देखो, न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियस के सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स बढ़ता है या घटता है? मैं एग्जांपल देती हूँ तब समझाना मुझे। यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया? अब तुम एक लोहे की कील लेकर आओ, आयरन नेल लेकर आओ, आयरन नेल को यहाँ पे रख दो, क्या तुरंत चिपक जाएगी? अब आप आयरन नेल को दूर रख दो तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और जब और दूर कर दोगे तो अट्रैक्शन फोर्स और कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैग्नेट के जितना पास लोहे को रखेंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और हम मैग्नेट से जितना दूर आयरन नेल को लेके जाते हैं फोर्स उतना ही कम होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स घटता है। हर जगह यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम, और यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स बहुत कम हो गया। दैट मीन्स ऊपर से नीचे आने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो जब फोर्स कम हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को तो मैं आसानी से निकाल दूंगी ना, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सही बात है ना? ऊपर वाले को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स है, और नीचे वाले को कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स कम है। तो अब बताओ, ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, घट रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ गए? तो अब याद रखना, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आने पे साइज बढ़ता है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। समझ गए? आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम, और सबसे कम सीजियम। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझ आ गया? तो हमेशा याद रखना, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यहाँ तक समझ आ गया? तो हम लोगों ने पहला फैक्टर तो समझ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया ना। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। अब किसकी बात कर लेते हैं? न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी बात करती हूँ? चलो, अब न्यूक्लियर चार्ज मतलब हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन। न्यूट्रॉन से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। तो न्यूक्लियर चार्ज से मतलब है कि आपके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी होगा। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? जितना ज्यादा हमारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब ऐसे 2 एग्जांपल लेती हूँ।
मान लो ये मेरा एक्स एटम है, मान लो इधर वाई एटम है। न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे 5 प्रोटॉन थे और मान लो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, और क्योंकि यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो शेल्स कितनी होंगी? 2 शेल्स होंगी। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सही है ना? इसमें 6 प्रोटॉन है तो कितनी शेल बनेगी? 2 ही तो बनेंगी, 1 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सही है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 4 समझ लो। ठीक है, अब देखो लगभग साइज बराबर ही होगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा ही होगा। छोटा होगा या नहीं होगा? आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, ठीक है ना? अब देखो साइज मान लो लगभग बराबर है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, इसके पास 6 प्रोटॉन है, तो ये 5 प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा ताकत लगा रहे होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी या 6 प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा ताकत लगा रहे होंगे ना। इसको भी एग्जांपल से समझो। मैंने यहाँ पे मैग्नेट रखा था 1, और यहाँ पे मैंने कितने मैग्नेट ले लिए? 2 मैग्नेट ले लिए। समझ गए? इधर कितना मैग्नेट है? 1, और इधर कितने मैग्नेट है? 2। अब मैंने ना एक आयरन का नेल लिया, इधर रखा, और यहाँ पर भी ठीक उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब 2 मैग्नेट है ना, तो इनकी पावर क्या होगी? ज्यादा। तो ये आयरन नेल को क्या करेंगे? ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। यानी जितना ज्यादा मैग्नेट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। सेम कहानी यहाँ पर भी है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींच रहे होंगे। सही है ना? तो ये ज्यादा ताकत से खींच रहा होगा, ये कम ताकत से खींच रहा होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तुम क्या करना चाहते हो? अब तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो अब तुम आयो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो तुम्हें इसे खींचने में ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, इसे खींचने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे खींचने में तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पावर नहीं एनर्जी। सही है ना? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है ना। यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स है, ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, इसलिए तुम्हें आके यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ आ गया? तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक एटॉमिक साइज और एक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ गए ना मेरी बात को? सही है ना? सारा खेल किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सारा खेल किसका है? जब साइज बढ़ रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। नहीं आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? अब जरा देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। ठीक है, अब जरा बताते जाना मुझे ध्यान से, सोच समझ के। अब मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आ रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, यही था ना? न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा होगा, सही बात है ना? साइज बढ़ रहा है पर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा होगा। एग्जाम्पल ग्रुप 1 की बात करो, लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर, उसके बाद क्या आता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर, उसके बाद क्या आता है? पोटेशियम, उसका कितना होता है? सही है गलत है? सही है ना? पोटेशियम का कितना होता है? 19। सही है? कोई दिक्कत है? पक्का? सही। अब बताओ, ऊपर से नीचे आने पे साइज और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो दोनों काम हो रहा है। तो अब बताओ ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? देखो, ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन साइज उसके कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दो चीजें काम हो रही हैं, यहाँ पे 2 फोर्स एक साथ लग रहे हैं। मेरी बात समझो, यहाँ पे ना एक बुक रखी हुई है, उसे मैं भी खींचना चाहती हूँ, तुम भी खींचना चाहते हो, तो मैं अपनी तरफ फोर्स लगा रही हूँ 10 न्यूटन का, तुम अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का,
क्या बुक कहीं पे जाएगी? बुक कहाँ पे रहेगी? बीच में, क्योंकि जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ उतना तुम फोर्स लगा रहे हो, तो सारे फोर्स क्या हो गए? बराबर, तो बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने अपना फोर्स कम कर दिया, अब मैं 5 न्यूटन से खींच रही हूँ, तुम लोग 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो अब क्या होगा? मैं 5 न्यूटन से पुल कर रही हूँ अपनी तरफ, तुम लोग 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा? तो बुक तुम्हारी तरफ चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारा फोर्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पे 2 तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो साइज बढ़ रहा है उसकी वजह से चेंज आ रहा है, और एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से भी चेंज आ रहा है। बट न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के कंपेयर में साइज ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, साइज ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए नेट फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स कम हो गया। दैट मीन्स इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इस पे और कम हो गया, और इस पे और कम हो गया। समझ गए? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? डिक्रीज। तो जब बोलते हैं ना कि ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है, तो आप लोग लिखोगे घटती है। अब वो रीजन पूछेंगे तो खाली ये रीजन मत लिख के आ जाना कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा था इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। आप ये लिखोगे ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में जो साइज है उसका ज्यादा इफेक्ट है, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़े। अब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट टू। अब बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ता है या घटता है? साइज घटता है, सही है ना? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता था, तो आपका ये जो साइज है अगर पहले ऐसे था तो फिर घटेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ऐसे तो होगा। और जब ग्रुप 18 आएगा तो साइज सबसे छोटा हो जाएगा? नहीं, ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 17 के कंपेयर में क्या था? ज्यादा। याद है ना? इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे बताओ साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना? ठीक है, 3 4 5 6 7 8 ऐसी तो होगा, सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब जरा सुनते जाओ मेरी बात। साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। दोनों ही काम हो रहे हैं यहाँ पे। देखो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। डिस्टेंस क्या होता गया? कम होता गया, सही है? और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये कम ताकत से खींच रहा था, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा ताकत, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, यानी अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज थे, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो गए न्यूक्लियस से, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, और यहाँ बहुत ज्यादा। ठीक है? तो अब बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे दोनों काम हो रहे हैं, साइज भी कम हो गया और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। दोनों ही चीजों ने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। समझ आ गई क्या मेरी बात? अब आप लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में इस साइड क्या रहते थे? मेटल्स पढ़ा था, और उस साइड क्या रहते थे? नीचे की तरफ थोड़े मेटल्स थे, लेकिन ऊपर क्या थे? प्योरली नॉन मेटल्स। और आपको पता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, इसलिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। इधर वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते, तुम्हें इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया क्या? ठीक, इधर मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देंगे, और ऊपर से नीचे आने पे और ज्यादा आसानी से निकाल देंगे, सही है ना? ये वाले मेटल हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ऊपर से नीचे आने पे और आसानी से निकाल देंगे। पर जब हम इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इधर क्या है? नॉन मेटल्स। एंड आपको पता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये पॉइंट याद रखना,
आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की होती है। किसकी होती है? और पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम एकदम कोने में प्रेजेंट है, यार राइट, यहाँ पे प्रेजेंट है ना। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। लिथियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। और ठीक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हीलियम। सही है ना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। सही है, कोई दिक्कत है क्या? पक्का अच्छे से क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है? छोटा, और न्यूक्लियर चार्ज भी है उसके पास, और दूसरा उसका ऑक्टेट भी पूरा है। ऑक्टेट नहीं, उसका क्या पूरा है? डुबलेट है ना। हाइड्रोजन और हीलियम को क्या कंप्लीट करना पड़ता है? डुबलेट। तो हीलियम का डुबलेट कंप्लीट है। अब वो इलेक्ट्रॉन निकाल के अपनी स्टेबिलिटी को खराब क्यों करना चाहेगा? आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा यहाँ से यहाँ पर आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ग्रुप 18 की भी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 मतलब स्टेबिलिटी। क्या कोई भी एटम स्टेबिलिटी को खराब करना चाहेगा? ये सब चाह रहे हैं कि हमारी स्टेबिलिटी खराब हो, बट इनकी तो स्टेबिलिटी बनी हुई है। सॉरी, ये सब चाहते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी बन जाए, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन ले या दे रहे हैं। ये सब क्या चाहते हैं कि इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। और इनके तो अपने आप 8 है ही ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबिलिटी खराब नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। समझ आ गया? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की, और सबसे कम किसकी होगी? जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सही बात है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही थी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? जो यहाँ पर है, सीजियम। इसके नीचे भी एक एटम है, दैट इज फ्रांसियम, पर हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। समझ आ गया? सीजियम के नीचे एक और एटम है, कौन सा? फ्रांसियम, पर हम उसकी बात नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर सीजियम प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, और वहां पे कौन प्रेजेंट है? हीलियम, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। अब बताओ, ये समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर हो गया? अब पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ लिए हम लोगों ने ना? थोड़ा बहुत तो पता है ना कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कब बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड? शेयरिंग करने से, है ना। कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? एक एग्जांपल दो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन कब बनता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सही है गलत है? सही है ना। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो 6 तो अपने रखेगा और 2 इससे ले लेगा। सही है। इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 6 तो अपने रखेगा, 2 इससे ले लेगा। दैट मीन्स इन दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की? तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सही है गलत है? कोई दिक्कत है क्या? सही है। अब जरा सुनो जरा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी इसके पास कितने प्रोटॉन? 8। इसके पास भी कितने प्रोटॉन? इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो मान लो ऐसे बीच में, कहाँ पर है? तो ये प्रोटॉन इसे जितनी, ये वाले जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी तो उसे अपनी तरफ उतनी ताकत से खींचेंगे। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? समझ आई मेरी बात? अब मैं एग्जाम्पल HCl का लेती हूँ। किसका एग्जाम्पल लेती हूँ? अब HCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। हैलोजन है ना, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए ना, क्योंकि इसे सिर्फ क्या पूरा करना होता है? डुबलेट पूरा करना। क्लोरीन को कितने चाहिए? 7 है, एक और चाहिए, तो वो 1 इससे ले लेगा। तो इन्होंने भी क्या किया? 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और मान लो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में कहाँ पर प्रेजेंट है? अब बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके पास प्रोटॉन भी कितना होगा?
ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसके पास कितने प्रोटॉन? 17। अब बताओ, एक प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेगा या 17 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेंगे? 17 प्रोटॉन ना, 17 प्रोटॉन की ताकत एक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो 17 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में नहीं रहते, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं? है अभी शेयर्ड ही, ऐसा नहीं है क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, है अभी कहाँ? शेयरिंग में ही है। समझ रहे हो? अभी इनके बीच में क्या है? शेयरिंग ही हो रही है, बट वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ ना जाके थोड़े से किसकी तरफ चले गए? क्लोरीन की तरफ। यानी क्लोरीन के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ गए? इसी को हम क्या कहते हैं? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? सेम। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी की भी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, बीच में रहे। पर इन दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? ज्यादा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। तो अब समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे किस इलेक्ट्रॉन करना है? शेयर्ड पेयर को। और शेयर्ड पेयर सिर्फ कहाँ पर होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स में होते हैं। समझ गए मेरी बात? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोवलेंट में। तो जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखो अपनी बुक से। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। HCl क्या है? HCl क्या है? मॉलिक्यूल। O2 क्या है? पता है ना तुम लोगों को? H2 क्या है? H2O क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम की, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात कर रही हूँ, HCl क्या था? मॉलिक्यूल, और इसमें मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्लोरीन की। तो उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है? मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो गई क्या? अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो तुम लोग समझ गए किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी आसानी से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दो ही चीज पे डिपेंड करती है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज पे और एक साइज पे। तो पहले न्यूक्लियर चार्ज के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है ना? समझाऊं ना इस पॉइंट को? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यानी कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होती है। सही कह रही हूँ? आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो ऐसी थी ना, जब हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर रहे थे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही थी। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अब बात कर लेते हैं साइज की। किसकी बात कर लेते हैं? अब मुझे जरा बताना, ऐसी मान लो एक एटम ये था, ये उसका न्यूक्लियस था, लाइक द एटम X। एक एटम Y था, मान लो उसका न्यूक्लियस ये है, सही है? ठीक है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो बीच में है। तो अब बताओ जरा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच पाएगा या ये X वाला? क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? सही है ना? जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स। तो यानी कि ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? समझ गए? डिक्रीज हो। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दो चीज पे डिपेंड करती है, साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ गए, इंक्रीज होगी। आप पीरियोडिक टेबल में बात कर लो, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज? साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, पर साइज का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों काम हो रहे हैं, साइज घट भी रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ भी रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आज के लिए इतना करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने समझा दी थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे, और इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी खुद रिलीज होती है। समझ गए?